बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं काम शहरी नकाबहान। ज़िंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा, जंग जो लाजिम हो तो मुकाबिल नहीं देखा करते। जैसा कि सबको पता है कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग तकरीबन 40-42 दिन रही और अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पर 2 हफ्ते का सीज़ फायर है और अभी टाक्स हो रही हैं। उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे ये टाक्स कामयाब हों और ये परमानेंट जंग बंदी हो जाए। सदर ट्रंप ने तो नेतन्याहू के कहने पे सिर्फ वीकेंड पे तफरी के लिए ये सब किया था, लेकिन वहाँ पे तो लेने के देने पड़ गए। सबसे पहले इसराइल ने क्या किया, इसराइल और अमेरिका दोनों ने, कि जब ईरान के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी तो इस दौरान ईरान को धोखा देकर उन पर हमला किया, जो कि सरासर गलत है। और उसके बाद इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई को शहीद कर दिया। और पहले ज़माने में तो जब बादशाह जंगों में खुद शामिल होते थे घोड़ों पे या हाथियों पे बैठकर, तो उस वक्त तो उनका मारा जाना, शहीद होना वो तो बनता था क्योंकि वो जंग में मौजूद होते थे। लेकिन आजकल के दौर में सियासी क़यादत खुद तो जंग में नहीं जाती ना, वो तो सिर्फ फैसले करती है। जंग में तो फ़ौजें होती हैं, तो इसलिए किसी भी सियासी क़यादत को मारना सरासर एक वार क्राइम है। लेकिन यहूदियों का क्या है, आप सबको पता है, वो तो कातिलुल अंबिया है ना। कितने अंबिया को उन्होंने शहीद किया। इवन के अपनी तरफ से तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सलीब पे चढ़ा चुके हैं। लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने उनके लिए इस मामले को मुश्तबा बना दिया, तो इसलिए उनसे कुछ बैद नहीं। ईरानी हज़ारों साल की तहज़ीब और उनकी तारीख़ है, पिछले 80 या 90 साल से। आपने कभी सुना कि ईरान ने किसी मुल्क पर जारहियत की हो? कभी नहीं। ईरान, उनकी लिटरेसी रेट जो है मर्दों में 99%, 99% और 99%, और औरतों में 98%, 98%। वो एक पढ़ी लिखी कौम है। और ये पढ़ी लिखी कौम इस तरह की नहीं है कि मैट्रिक पास या सिर्फ साइन कर लेते हैं या FA पास, BA पास, हाईली क्वालिफाइड। मैं खुद कितने ईरानियों को जानता हूँ, जितनों को जानता हूँ सब हाईली क्वालिफाइड थे। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो वो तो एक पढ़ी लिखी कौम है। उन्होंने कभी किसी कौम पे पिछले कम से कम 80-90 साल से तो कभी जारहियत हमने तो नहीं सुनी। इराक़ के साथ जब इराक़ ने अगले पिछलों के कहने पे ईरान पे हमला किया तो 8 साल ये जंग रही। फिर इसके बाद इसराइल ने, इससे पहले जो 12 दिन की जंग हुई है, आप लोगों ने इससे कुछ नहीं सीखा कि ईरानी दबने वाले नहीं हैं। वो एक पुरअमन पढ़ी लिखी कौम है, लेकिन जब आप उन पे जारहियत नाफिज करेंगे तो वो उसका जवाब डट कर देंगे। बहरहाल अब सीज़ फायर हुआ है, अल्लाह करे कि अब परमानेंट ये सीज़ फायर हो जाए। देखें जी, फ़ौजी ताकत में तो ईरान का अमेरिका से या इसराइल से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जज्बा उनका और उनकी टेक्निक, ये तो सारी दुनिया के लिए उन्होंने साबित कर दिया कि जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये जंग, क्या ये जंग सिर्फ मजहबी है? नहीं, ये हर फिरके का अपना अपना है। इसमें ईरान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ा, इसराइल मजहबी जंग के तौर पर ग्रेटर इसराइल के लिए लड़ा। अमेरिका में जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, देखें जी, हमने तो पिछले 30 साल से, जब से हम प्रेसिडेंट ट्रंप को जानते हैं, हमने तो कोई उनमें मजहबी चीज़ देखी नहीं है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जिस तरह अमेरिका में डेमोक्रेट्स या बाकी सब कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स, उनमें उनके बारे में स्कैंडल्स निकले थे, तो इसलिए उन्होंने उनको दबाने के लिए या छुपाने के लिए या उन्हें रोके रखने के लिए ये जंग शुरू की, या नेतन्याहू के हाथों ब्लैकमेल हुए। वो जो जेफरी एप्स्टीन है, बहुत बड़ा बेगैरत और बेशर्म किस्म का इंसान है जेफरी एप्स्टीन। देखें ना लोगों की किस तरह की उसके पास वीडियोज़ और फ़ोटो हैं, और जो काम वो करता था, दलाली जो करता था लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, देख लो उसने इस दुनिया को किस नहज पे ले आया। खुद तो मर गया, कत्ल हुआ, ये जो भी हुआ।
जिस तरह जेफरी एप्स्टीन के पास लोगों के गंदी वीडियोस और फोटोज़ थी, इसी तरह पाकिस्तान में भी मरियम कैप्स्टीन के पास कुछ बड़ी शख्सियात की वीडियो एक्सक्यूज़ मी मरियम कैप्स्टीन के पास भी कुछ बड़ी शख्सियात के पास, बड़ी ये नहीं कि वो हलाकियात में बड़ी थी, बड़े उहदों पे बैठी हुई थी, छोटे लोग बड़े उहदों पे बैठ गए थे, गंदे घटिया। तो मरियम कैप्स्टीन के पास भी कहीं से उसके हाथ भी लग गई, तो उसने पहले तो अपने बाप मियां नवाज़ के साथ बैठ के देखा, तो इस तरह मियां नवाज़ ने अपनी गैरत को मारा। तो फिर इस तरह उन्होंने उन बड़ी शख्सियात को ब्लैकमेल किया और मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और अभी तक करते जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एप्स्टीन फाइल की वजह से, सारे कहते हैं कि इसलिए जंग शुरू की। और जो एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप एवेंजेलिकल क्रिश्चियन होंगे, लेकिन उनको इस चीज़ से मेरा नहीं ख्याल कोई गर्ज है। उनका हाँ वोट बैंक ज़रूर क्रिश्चियन बेल्ट से है लेकिन उन्होंने तो एक तो ये एप्स्टीन फाइल्स, और दूसरा जो गज़ा में इसराइल ने 80,000 से 1 लाख मुसलमानों को शहीद किया, पता नहीं कितने ज़ख्मी हुए होंगे, और जो बाकी कैंपों में भी चले गए उनकी क्या ज़िंदगी है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे रवीरा बनाने के लिए, ये उनका ख्वाब है। ये भी वैसे देखें, मुसलमानों में मुसलमानी ना रही, इंसानों में इंसानियत ना रही, मुसलमानों में मुसलमानी ना जागी, इंसानों में इंसानियत ना जागी। उसने 80,000 से 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया। इस बात को छोड़ो कि वो मुसलमान थे, उनका क्या मज़हब था, इंसान तो थे ना। लेकिन कोई नहीं, सारी दुनिया खामोश रही। अब ईरान की बारी आई है। इससे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई, पाकिस्तान ले दे गया तो फ़ौरन सीज़ फायर, करवाने वालों ने भी करवा दिया। तो इंडिया, उसने भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो मार खा रहा था। अगर वो पाकिस्तान को मार रहा होता तो ना इंडिया ने किसी की मारनी थी, ना किसी ने सीज़ फायर करवाना था। इसी तरह इसराइल के साथ पिछली जो 12 दिन की झड़प हुई है, जंग हुई है, उसमें भी जब ईरान इसराइल को ले दे गया तो इसी वजह से अमेरिका ने फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाया था, क्योंकि वो इसराइल को ले दे गया था। अगर उस वक्त भी इसराइल ईरान को मार रहा होता तो ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज़ फायर करवाना था, ना इसराइल ने किसी की बात माननी थी। अब तो उसने अमेरिका को साथ शामिल कर लिया, और साथ शामिल करके उसने ईरान में तबाही की। लेकिन ईरान ने भी उसका जवाब दिया, बड़ा खूब जवाब दिया। जंगें को अच्छी चीज़ तो नहीं होती, लेकिन जब कोई आप पे जंग मुसल्लत कर दे तो उसका जवाब तो देना पड़ता है ना, लड़ना पड़ता है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाज़ा में रवीरा बनाना था लोगों की लाशों पे। एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो हैं वो अपनी जंग लड़ रहे थे, वो अपनी जंग में इसको, जो एवेंजेलिकल ज़ायनिस्ट हैं वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी वो वहाँ पे हैकल बनाएं यहूदी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए। आयल कंपनीज अपनी जंग लड़वा रही थी ताकि ईरान के आयल पे कब्जा हो। जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपना असला बेचने के लिए, तो सभी का अपना अपना फ़ायदा था। बहरहाल अभी ये सीज़ फायर हुआ है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये परमानेंट हो जाएगा। पाकिस्तान में नेगोशिएशन जारी हैं, तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जंग अब ख़त्म हो ही जाए। MBS मोहम्मद बिन सुलेमान साहेब, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। आपने बड़ी अच्छी इस वक्त डिप्लोमेसी की, सब्र से काम लिया। देखें मोहम्मद बिन सुलेमान साहब, हम आपके दादा परदादा को जानते हैं। जी, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मिले हैं या हमारा कोई उनसे वैसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ है, नहीं, जानते हैं, मतलब उनके बारे में सुना हुआ है। आपको अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। जो इसराइल के साथ जाकर जप्पियाँ डालने की कोशिश करते हैं ना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और मालूम, वैसे तो आप अच्छे हैं,
लेकिन ये हमारे मुल्क में ये जो आपने वो ताहिर अशरफी, वो तो ड्रामे पड़ा रहता है, वो एक इब्तिसाम लाई ज़हीर, दूसरा उसका भाई हिशाम लाई ज़हीर, इनको ज़रा मना करें ना, आपके वजीफ़े खाते हैं और मुल्क में फिर फ़िरकावारियत फैलाते हैं। ये दारुल उलमा नहीं है, ये खोते हैं, खोते जिन पे किताबें लदी हुई हैं, इल्म लदा हुआ है, खोते समझते हैं, गधे हिमार जी। इनको वजीफ़े दें, लेकिन इनसे कहें कि मुंह बंद रखने के लिए ये वजीफ़ा है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन वो देखें, उसको भी तो कुछ समझाएं ना। ये जो आपका हमसाया है मोहम्मद बिन जैद, इसकी तो लगता है अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई है। कभी मोदी के साथ जपियां डालता है, कभी नेतन्याहू के साथ डालता है। इसको नहीं पता कि ये इसके सगे नहीं है, जो मर्जी ये कर ले। लेकिन नहीं, उससे कहें इंसान का बच्चा बने। ये जो कह रहे हैं ना कि ईरान के साथ जंग रहनी चाहिए और ईरान को ख़त्म कर दो, सबसे ज़्यादा नुकसान, चलो ईरान का तो हो गई, दुबई का भी कहीं पे वजूद नहीं रहेगा। हमें दुबई बड़ा अजीज़ है, ये भी बड़े अजीज़ है, इसके भी बड़ों को हम जानते हैं। तो इसलिए इससे भी कहे कि ज़रा सब्र से काम ले, अपने आप में रहेगा, मुल्क होगा, तुम्हारी चीफ मिनिस्टर जो है वो हैंड हग करेगी, क्योंकि ऊँटों पे आएंगे तो वो ऊँटों वालों से नहीं करती हैंड हग। हाँ जी, तो इसलिए उससे कहें कि मुल्क है तो बादशाह है और तुम सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, इसलिए सब्र से काम लो, सीज़ फायर को प्रमोट करो, सपोर्ट करो, यही तुम्हारा फ़ायदा है। अब सीज़ फायर तो हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इसमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ लूज़ ही लूज़ किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। जो इनकी यहाँ पे जिस तरह ये सियासी तौर पर मजबूत थे, अब वो तो इनका आपको अप्रूवल रेट का पता ही है कितना डाउन चला गया। लोगों ने तो वोट दिए थे कि ये जंगें रोकेंगे, लेकिन इन्होंने तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस तरह ये मिडिल ईस्ट में गए और वहाँ पर जाके सऊदी अरब, यूएई और कतर से 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लेके आए थे। तो क्या अब जब ये जंग ख़त्म होगी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे $3 ट्रिलियन की? अगर ये जंग में इस तरह ना जाते, अमन रहता, तो मुल्क तो खुशहाल हो जाना था ना। अगर $3 ट्रिलियन की आ जाती सिर्फ 3 मुल्कों से, तो आ भी जानी थी। चलो 3 की ना आती, आधे की आती, 1500 की आती। मेरा मतलब है कि 3 ट्रिलियन की ना आती, 1500 अरब की आ जाती, तो फ़ायदा होना था ना। लेकिन क्या आप वो करेंगे? लेकिन अगर ये जंग इसी तरह इसराइल के कहने पे एक्सपैंड हो गई, ये मुल्क तबाह हो गए, तो फिर तो एक आने की भी नहीं आएगी। मुझे तो वैसे भी उम्मीद नहीं है। जिस तरह वहाँ पे अड्डे रख के डिफेंस सिर्फ इसराइल का किया है, तो उनके दिल तो अरबों के तो वैसे ही आपसे उठ गए हैं। तो एक तो सियासी कदर खोई अपने मुल्क में, दूसरा ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके अब आने के कोई चांसेस नहीं है, और तीसरा एक भरम था कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, वो भी टूट गया। ये भरम रहता तो अच्छी बात थी। पहले बहरी बेड़ा जिस तरफ जाता था, मुल्क डिफरेंट कंट्रीज़ जो मुल्क हैं वो खुद ही जो कमज़ोर हैं, स्पेशली मैं ताकतवर चाइना या रशिया की बात नहीं कर रहा, वो बात मान जाते थे। अब तो वो भी बात नहीं होनी, क्योंकि आपको तो सबको पता चल गया है कि कोई बात नहीं है। बेशक मिलिट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये ईरान के साथ जो भरम टूटा है ना, अब ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़ी गलती की है। बहरहाल पाकिस्तान में जिस तरह हमारे हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हैं, IMF से $1.5 बिलियन इन्होंने लेना है। तो अगर आप इनका हिसाब करें तो जो $1.5 बिलियन इन्होंने UAE से लेना है, उससे ज़्यादा ये अय्याशियों में उड़ा चुके हैं। देखें ना, और चीफ मिनिस्टर मियां नवाज की लड़की,
13 अरब का उसका जहाज़, आसम मुनीर 20 अरब का जहाज़, और इसके अलावा अल्ले तलल्ले देख लो, जिधर जाओ करोड़ों अरबों के, करोड़ों की तो बात ही नहीं है, अरबों रुपए इस तरह उड़ा रहे हैं। अगर सब ये इकट्ठा करें, अभी सब इकट्ठा करें तो 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा बन जाएंगे। 1.5 उधर से लेना है तो उससे ज़्यादा तो ये इन कामों में इन्होंने खर्च कर देने हैं, कर देने नहीं, कर दिए। तो अल्लाह ही है हमारी इनसे जान छूटे। बाकी जो पंजाब हुकूमत और फेडरल हुकूमत जिस तरह इश्तहारात दे रही है, ये खुद देखो क्या कुछ कर रहे हैं। अरबों रुपए के जहाज़, प्रोटोकॉल्स, गाड़ियाँ, और जो सरकारी मुलाजमीन है उनको देने के लिए इनके पास तनख्वाही नहीं है। अब गोबर टैक्स लगा दिया। अब देखो इसकी हालत देखो। मैं समझता हूँ कि गोबर टैक्स इसीलिए लगाया है क्योंकि लोगों के सरों में तो दिमाग होता है ना, जिनमें के दिमाग नहीं होता उनमें भूसा होता है, जिनमें भूसा नहीं होता जो ये हैं मरीम नवाज, तो इसके दिमाग में भी गोबर ही है। देखो गोबर पे टैक्स लगा दिया, कल को ये लीद पे भी लगा देगी, उसके बाद ये बकरियों की मेंगनियों पे भी लगा देगी, फिर उसके बाद ये बोलेगी कि लेटने जो हैं वो लीद जो है गिनो कितने हैं, वो उनके जितने तादाद के लिहाज से लगा देगी। फिर बोलेगी बकरियों की मेंगने फी मेंगन के हिसाब से। बकरियों की मेंगने कौन गिनेगा जी? वो तो करती है पूरे पूरे घर में वो फैल जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो इसने गोबर टैक्स लगाया ना, चाहिए ये कि ये मरीम नवाज, वो अज़मा बुहारी, गाज़ लंबी ज़बान वाली, और डड्डू मरीम औरंगज़ेब, ये तीनों बगैर प्रोटोकॉल के ये खुद टैक्स कलेक्ट करने जाया करें। मेरा ख्याल है कि जब ये जाएंगी ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो पहले नहीं तो दूसरे घर के सामने गुजरों ने ना इन तीनों को पकड़ के ना भो वाली कोठड़ी में ले जाके अंदर बंद करके बाहर से कुंडी लगा के अपनी बीवियों से कहना इनकी खिदमत करो। उन्होंने फिर अंदर इनकी खूब खिदमत करनी है। डड्डू मेरा ख्याल बच जाएगा क्योंकि उसने उछल उछल के भो के ऊपर चढ़ जाना, तो उनके हिस्से की भी जो खिदमत है इन दोनों की होगी। तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए बेहतर रहेगा। देखो यार किस किस्म की बेगैरती है, वो अपनी ज़ात पे अरबों रुपए ज़ाया कर रही है अपनी तशहीर पे, और जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए तनख्वाही नहीं है। अब वो कौन सा अस्पताल है, गंगाराम अस्पताल, कहते हैं उन्होंने 70 करोड़ मांगा था, उनको 1 करोड़ 10 या 15 लाख रुपया दिया है। कोई बात है करने वाली है? ये बहुत जालिम लोग हैं, सही कहते हैं। अब वो चीनी माफिया देख लो, जो वो बदमाशी कर रही, चीनी एक्सपोर्ट करने का सोच रही है। फिर ये पेट्रोल जिस दिन महंगा हुआ था जंग की वजह से, उसी दिन इन्होंने महंगा कर दिया, हालांकि 28 दिन का पेट्रोल पड़ा हुआ था, अब सस्ता हो गया तो कहते 25 दिन बाद। यार ये मरीम नवाज, इनके लंबे लंबे प्रोटोकॉल तो आप साहब ने देखेंगे ना। अब ये मरीम नवाज है, ये अगले दिन वो जा रही थी तो इसके प्रोटोकॉल के साथ 45 या 47 45 या 47 गाड़ियाँ थी। और काम आने का नहीं करना तो हर्चे देखो वहाँ पर टिक टाक बनाने जा रही है और 45 या 47 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में शामिल है। कोई बात है करने वाली है? और तू तो बगैर मेकअप के वहाँ से चल के जाएगी ना, लोगों ने डर के भाग जाना, दूसरे दिन उस टाइम पे गुजरेगी, लोगों ने कौन सा पहचानना कौन है। उसके बाद लोगों ने कहना कि डायन गुजरती है। लोगों ने उस टाइम के दौरान घरों से बाहर ही नहीं निकलना, सुनसान गलियां होंगी, पैदल आराम से चल के चली जाना। क्या हमारे मत्थे लग गए ये सारे चोर चक्के। तो सुना है कि वो जो ये जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड, उन्होंने ये आइडिया पेश किया कि आसम मुनीर को अमन का नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। और सुना है शायद पंजाब असम्बली ने भी कोई करारदाद पेश की है कि आसम मुनीर को, शहबाज अर्दली को, लेले को और सागडार को, इनको अमन के पीस प्राइज़ देने चाहिए। और किस बात के अमन के पीस प्राइज़? वो जो मॉडल टाउन में कत्ल गारत की थी इसलिए शहबाज को देने, या 9 मई को जो फास्ट फ्लैग करके 25 लोग शहीद कर दिए थे, इलेक्शन लूटा। 26 नवंबर को लोगों के सरों में डी चौक में गोलियां मारी आसम मुनीर ने, लाशें गायब कर दी। या आज़ाद कश्मीर में जो कुछ किया, या अमरीका में जो कुछ किया, इसके लिए
तुम लोगों को तो ये गोबर, जो गोबर टैक्स लगाया और जो गोबर कलेक्ट करना है ना, तुमको तो गोबर की ट्रॉफी देनी चाहिए, अमन का नोबेल पीस प्राइज। शर्म भी नहीं आती किसी को। हाँ, आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है, अगर चाहिए तो वो लगा देते हो, इंशाल्लाह लगेगा। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन जालमून और लाइकों से हमारी जान छुड़वाए, पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमाए। इमरान खान और बाकी जितने भी सियासी कैदी हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जैसे मारांग बलोच और बाकी जो भी हैं, या जो भी ना हक जेलों में कैद हैं, अल्लाह ताला सब को रहाई अता फरमाए। पाकिस्तानी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।